As per the standard 9 NCERT science की lesson number 15 improvement in the food resources. We know that all the living organism need food. हम लोग को पता है सारे organism को खाना कितना importantly चाहिए. Food supply protein, carbohydrate, fats, vitamins, minerals, all of which we require for our body growth, development and the health. हम लोग को पता है कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली प्लांट और एनिमल दोनों के लिए खाना बहुत ज़रूरी है. जो हम लोग को खाना मिलता है वो हम लोग को एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है या फिर एग्रीकल्चर में से मिलता है. वी रीड इन द न्यूज़पेपर दैट द एफर्ट आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री. हम लोग आया दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप लिए, वो स्टेप लिए. वाई इज दिस नेसेसरी? तो आपको सोच में आ रहा होगा कि ये क्यों ज़रूरी है. Why we cannot make with the current level of productions? So अभी जो हमारे पास प्रोडक्शन है हम उससे ही क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि एक्चुअली पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी नीड्स भी बढ़ती जा रही है. तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ता है. इंडिया बहुत ही पॉपुलस कंट्री है. वह पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग. हमारी पूरी टोटल जो पॉपुलेशन है 1 बिलियन से भी ज़्यादा है और ये अभी भी ग्रो हो रही है. As food for this growing population, we soon needs more than a quarter of the billions tons of the grain every year. This can be done by the farming on more land. So ये एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हम लोग को ग्रेन ज़्यादा चाहिए होगा. तो दैट मीन्स हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड के पर फार्मिंग करनी पड़ेगी. इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिव कल्टिवेटेड और हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ अ लैंड अंडर द कल्टिवेशन. सो हमारे पास कोई लैंड ही नहीं बचती है कल्टिवेशंस के लिए. सो ये नेसेसरी है कि हमारा जो प्रोडक्शन है हम लोग इफिशिएंटली बढ़ाए क्रॉप और लाइफ स्टॉक के वाइज, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज़्यादा है. एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड बाय द इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शंस हैव लीड टू दी सम सक्सेस सो फार. थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने एफर्ट डाला हुआ है फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए, थोड़ा बहुत सक्सेस भी हम लोग को मिला है. वी हैव हैड अ ग्रीन रिवॉल्यूशंस विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. बीच में वाइट रिवॉल्यूशंस और द ग्रीन रिवॉल्यूशंस आया था, उसकी वजह से हमारा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो बढ़ा भी था. वी हैव ऑल्सो हर्ड द वाइट रिवॉल्यूशन. वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो मिल्क की प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन होता है, विच हैड लीड टू द बेटर एंड द मोर एफिशिएंट यूज एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क. वाइट रिवॉल्यूशंस की वजह से भी हम लोग को एक बेटर और इफिशिएंट मिल्क की अवेलेबिलिटी मिली थी. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. इसका मतलब ये भी हो गया कि हमारे जो resources है बहुत जल्दी हम लोग ज़्यादा तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं. As a result, there are more intensive and as a result there are more chance of causing डैमेज टू ओवर नेचर रिसोर्सेज टू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोग शायद उनका जो बैलेंसिंग है वो बिगाड़ रहे हैं नेचर का और रिसोर्सेज का. देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग अवर एनवायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग इट. सो हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोग को प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना है लेकिन हमारे जो नेचर रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज़्यादा यूज्ड अप नहीं होने चाहिए. हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर द सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो इसीलिए हम लोग को बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर और नेचुरल एनिमल हस्बेंड्री में. ऑल्सो सिंपली द इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द स्टोरेज इन द वेयर हाउस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर. हम लोग क्या करते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा खाना जमा होता है ना उसका स्टॉक कर देते हैं, बफर स्टॉक कर देते हैं, लेकिन इससे माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होगा. फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड द एक्सेस टू इट. फूड की अवेलेबिलिटी होना लेकिन नॉर्मल पीपल उसे गेट ही नहीं कर पाए, ले ही नहीं पाए, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉवर्टी को इम्प्रूव करने में मदद करे. पर दोनों चीज़ एक साथ होनी चाहिए, फूड की अवेलेबिलिटी और एक्सेस. नॉर्मल पीपल उसको ले पाए, पुअर लोग उसको ले पाए. मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड. इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ द हंगर. देखने जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द जो इंडिया की पब्लिक है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है खाने के लिए. सो अगर फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस हंगर भी कम होगा. साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन द हाई यील्ड फ्रॉम द फार्म.
गवर्नमेंट को या फिर फार्मर्स को साइंटिफिक टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें गारंटेड होता है कि इतना प्रोडक्शंस तो होगा ही होगा फॉर सस्टेनिंग लाइवलीहुड। वन शुड अंडरटेक द मिक्स फार्मिंग करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग और फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस। ये कुछ प्रैक्टिसेस के नाम है जो फार्मर को परफॉर्म करनी चाहिए, जो हम लोग इतने सालों से पढ़ते आ रहा है। मिक्स फार्मिंग मीन्स एक ही जगह पे आपको बहुत सारा क्रॉप लेना है। इंटरक्रॉपिंग मीन्स एक के बाद दूसरा क्रॉप, फिर दूसरे के बाद तीसरा, वैसे करके। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मीन्स जिसके अंदर मॉडर्न अब HYV सीड्स, जो नई टेक्नोलॉजी के पेस्टिसाइड्स है, वो सब चीज़ें यूज़ करके आप फार्मिंग कर सकते हो। कंबाइन एग्रीकल्चर विद द लाइफ स्टॉक्स, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग। आप उसके साथ साथ बाकी सारे एक्टिविटी भी कर सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ लाइफ स्टॉक्स, स्पेशली फार्मर के बारे में बात करें तो लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशिंग, बी कीपिंग, ताकि साइड बाय साइड अगर एग्रीकल्चर में इनकम ना मिले तो ये सारी इनकम तो बढ़ेगी। द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द येल्ड ऑफ अ क्रॉप लाइफ स्टॉक्स। फिर भी क्वेश्चन तो यही आता है कि हम लोग लाइफ स्टॉक या फिर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शंस को कैसे बढ़ाएं। 15.1 में देखेंगे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप याल्ड, कि किस हिसाब से हम लोग क्रॉप के याल्ड में जो क्रॉप का प्रोडक्शंस होता है उसे इंप्रूव करेंगे। सीरियल्स है जैसे कि वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट है, सोरगम्स है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये सब के सब एनर्जी गिविंग फूड्स है। पल्सेस है जैसे कि ग्राम है, पीज है, ब्लैक ग्राम्स है, ग्रीन ग्राम है, पिजन पीज है, लेंटाइल्स है, ये हमें प्रोटीन देते हैं। ऑयल सीड्स जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम्स, कस्टर्ड, मस्टर्ड, कैस्ट्रोल, ग्रीन सीड, सनफ्लावर, ये हमें फैट्स देने का काम करते हैं। वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स से हमें विटामिन और मिनरल्स देने का काम करते हैं। सो सबके सब आपको स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ये सारी चीज़ें देंगे। इन एडिशन टू द फूड क्रॉप, फोडर क्रॉप जैसे कि बिरसिम, ओट और द सडन ग्रास रेजेस ऑफ फूड फॉर द लाइफ स्टॉक्स। बोलते हैं कि अगर एक सोल्यूशंस के लिए एक सोल्यूशन उन्होंने दिया कि बाकी सारे क्रॉप्स के साथ साथ वो लाइफ स्टॉक्स को खाने के लिए भी कुछ ग्रो कर लीजिए। तो आपने जो एनिमल ग्रो किए हुए हैं, एनिमल ने आपको पाला हो, एनिमल को आपने जिस एनिमल को पाला हुआ है उसको खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा यहाँ पे आपका। सो पहला सोल्यूशन किया हुआ है कि किस हिसाब से आप अपने क्रॉप को और एनिमल को अपकीप कर पाओगे, रख पाओगे, संभाल पाओगे। कुछ यहाँ पे सीड्स के, कुछ फ्लावर्स के फोटोज दिए हुए हैं। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर और फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट चाहिए। उनकी ग्रोथ और जो उनकी लाइफ साइकिल होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फोटो पीरियड जो होता है वो सनलाइट होती है, हमने अभी बात किया। ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड फ्लावरिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट। प्लांट का ग्रोथ किस हिसाब से होगा और फ्लावर कैसे आएंगे वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। As we all know, the plants manufacture their food in the sunlight by the process of photosynthesis. There are some crops which are grown in the rainy seasons called कुछ जो प्लांट होते हैं वो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, जिनको बोलते हैं खारिफ सीजन। और खारिफ सीजन स्पेशली जून टू अक्टूबर की होती है। और कुछ जो क्रॉप होते हैं वो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, जिसको हम लोग रबी सीजन बोलते हैं, जो नवंबर से अप्रैल के बीच में होती है। प्लांट जो ग्रो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं खारिफ सीजन और रबी सीजन के अंदर। तो पहले खारिफ क्रॉप के बारे में बात करते हैं, वो है पैडी, सोयाबीन, पीजन्स, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम्स एंड द ब्लैक ग्राम, ये खारिफ क्रॉप है। और वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, ग्रीन सीड्स ये रबी क्रॉप है। In India, there has been a 4 times increase in the production of the food grains from the 1960 to 2004 with the 25% increase in the cultivated land area. हम लोगों ने अगर देखेंगे तो लगभग 1960 से 2004 के बीच में हमारा जो खाने का प्रोडक्शंस, फूड का प्रोडक्शंस है वो 4 टाइम ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम लोगों ने सिर्फ 25% लैंड को इंक्रीज किया हुआ है, कल्टिवेटेड किया हुआ है। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन बिन अचीव? तो क्वेश्चन हो रहा होगा आपको कि ये फिर प्रोडक्शन में इंक्रीज कैसे हुआ। इफ़ यू थिंक ऑफ द प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग इन फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इनटू द 3 स्टेज। अगर हम लोग को सोचना है तो हम लोग को पहले तो फार्मिंग को 3 स्टेज के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट है पहले तो चॉइस ऑफ अ सीड्स फॉर द प्लांटिंग। पहले तो सीड्स जो आप डालने वाले हो उसके पहले तो चॉइस कीजिए कि कौन से सीड्स आपको डालने हैं। द सेकेंड इज नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट, फिर आपको उसको बड़ा कैसे करना है वो सोचिए। और थर्ड जो है वो है प्रोटेक्शंस करने का, ग्रोविंग और हार्वेस्टिंग स्टेज। सो दस अगर मेजर 3 ग्रुप में अगर क्लासीफाई करें तो कुछ इस हिसाब से होंगे जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शंस मैनेजमेंट। हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन दैन फाइंडिंग द क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव द गुड यील्ड। आपको ऐसे क्रॉप की वैरायटी इंप्रूवमेंट में ऐसा है कि आपको ऐसे क्रॉप वैरायटी फाइंड करनी है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे, बहुत अच्छा येल्डिंग करके दे, प्रोडक्ट ग्रो करके दे। वैरायटी फॉर द स्टेन्स ऑफ द क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर द वेरियस यूजफुल कैरेक्टर्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस। आपको ऐसे क्रॉप्स सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर कोई डिजीज ना हो, फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स अच्छा खासा करता हो, क्वालिटी अच्छी हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करके देते हो
वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू द क्रॉप वैरायटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर आपको सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो, 2 सीड्स को यूज करके एक अच्छा वाला सीड्स क्रिएट करके आप एक हाइब्रिडाइज सीड्स को अगर डालोगे तो उसका जो क्रॉप का जो ग्रोथ होगा और क्रॉप का जो येल्डिंग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्रॉस अगर हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे डिफाइन देखे तो कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है कि क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिक डिसिमिलरिटी प्लांट, दोनों की डिसिमिलरिटी को निकाल कर जो दोनों के जो प्लस पॉइंट है उनको मिक्सचर करके एक जो नया फॉर्म बनाया जाता है सीड्स का, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। दिस क्रॉसिंग मे बी इन वेरियल, ये मे बी 2 अलग अलग वेराइटी वाले प्लांट में हो सकती है, या फिर दोनों सेम टाइप के जीनस वाले प्लांट में हो सकती है, या फिर दोनों ही अलग अलग जीनेरा वाले प्लांट के बीच में हो सकती है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाई इंक्लूडिंग जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो आप वही जीन्स इंट्रोड्यूस कीजिए जो आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए प्लांट के अंदर। अगर सपोज भी आपको एप्पल पर्टिकुलरली वही कलर चाहिए तो आप वही जीन्स यूज़ करो कि उसकी वजह से वो उसका थोड़ा रेडिश ब्लैकिश कलर का अगर आपको चाहिए एप्पल का बाहर का लेयर तो आप उसकी जीन्स यूज़ कीजिए एप्पल के वही फ्रूट का। दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप, इसकी वजह से आपको मॉडिफाई क्रॉप आएंगे, मीठे और ज़्यादा फलों का आपने जो हाइब्रिडाइजेशन किया है उसकी वजह से आपको सेब के फल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपको वो रेडिश ब्लैकिश कलर चाहिए वो भी मिल जाएगा, मीठा भी मिलेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन सीड से वो फायदे होंगे। फॉर द न्यू वेराइटी ऑफ द क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूस हाई येल्ड अंडर द डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन द डिफरेंट एरिया। जब क्रॉप ग्रो करते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन मिलती है। फार्मर वो नीड टू बी प्रोवाइडेड विद अ गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ द पर्टिकुलर वेराइटी। फार्मर के पास अलग अलग वेराइटी के सीड्स होने चाहिए और अच्छी येल्डिंग दे वैसे काइंड ऑफ सीड्स होने चाहिए। शीट शुड बी ऑल द वे सेम वेराइटी एंड जर्मिनेटेड अंडर द सेम कंडीशन, और सारे सेम वेराइटी के होने चाहिए सीड्स और उनका जर्मिनेशन सेम प्रोसेस से सेम वे से होना चाहिए। Cultivation practice and the crop yields are the related to the weather, soil quality and availability of the water. जब कल्टिवेशन का प्रोसेस होता है तो जनरली ये वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और पानी आप उसको कितना देते हैं उसके ऊपर से उसका ग्रोथ डिसाइड होता है। सिंस जो वेदर कंडीशंस है कभी कभी इंडिया जैसी कंट्री में कभी तो ड्रॉट फील होती है, कभी फ्लड फील होती है, तो अनप्रिडिक्टेबल है। सो वेराइटी दैट कैन बी ग्रोन इन द डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन आर यूजफुल। जो ऐसे क्रॉप डिसाइड करने चाहिए जो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो पाए। सिमिलरली वेराइटी टॉलरेट्स टू द हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच द वेराइटी इंप्रूव इज डन बाय, कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जैसे हम लोग सॉइल की जो सॉल्टनेस है वो कम कर पाएंगे और हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे, अलग अलग टाइप के क्रॉप ले पाएंगे, हाई यील्ड देखेंगे। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकर्स, हम लोग को पहले तो हाई यील्ड के बारे में सोचना है कि हम लोग को पर एकर्स ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए। इम्प्रूव क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। क्वालिटी अगर क्रॉप की देखेंगे तो ये क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग होती है। बेकिंग क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड देन वीट। प्रोटीन क्वालिटी इज अ पल्सेस, देखने जाएंगे तो बेकिंग की क्वालिटी वीट में होती है, प्रोटीन की क्वालिटी पल्सेस में होती है, ऑयल सीड्स के अंदर ऑयल वाली क्वालिटी होती है, और सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रिजर्विंग क्वालिटी होती है, मतलब बचने के चांसेस वाली क्वालिटी, मीन्स लंबे टाइम तक रहने वाली क्वालिटी। बायोटिक रेजिस्टेंस देखेंगे, बायोटिक मीन्स लिविंग और बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। क्रॉप प्रोडक्शंस कैन ग्रो down due to the biotic and biotic stress under the different situations। जो क्रॉप होते हैं बायोटिक मीन्स कभी कभी डिजीज हो जाता है प्लांट को, या इंसेक्ट अटैक कर लेते हैं, नेमाटोड्स आ जाते हैं उसके अंदर, एक टाइप के एनिमल्स हो गए जो हम लोगों ने लेसन्स आगे पढ़ के आए कि नेमाटोड्स क्या होते हैं। अर्थवॉर्म काइंड ऑफ अ नेमाटोड्स एक एग्जांपल बताया नेमाटोड्स का। और अबायोटिक जैसे कि अभी ड्रॉट आ जाए या सॉल्ट में सैलिनिटी बढ़ जाए, सॉल्ट बढ़ जाए, पानी एकदम भर जाए, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी ऐसा कुछ हो जाए। सो ये सारे स्ट्रेच के अंदर जो क्रॉप होते हैं वो सफ़र करता है। वेराइटी रेजिस्टेंस टू दिस स्ट्रेस कैन इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शंस। अगर हम लोग वेराइटी की क्रॉप्स यूज़ करेंगे, वेराइटी के सीड्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हाइब्रिडाइज सीड्स हम लोगों ने यूज़ की, इससे क्या होगा कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर वो मैनेज कर लेगा। जो सीड्स होगा वो क्रॉप होगा वो ग्रो हो जाएगा, इस हिसाब से क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। चेंज इन द मेच्योरिटी ड्यूरेशंस, द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द शोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिक इट इज़ वेराइटी।
देखने जाएंगे तो उसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, जब हम लोगों ने शोविंग किया और जब हार्वेस्ट किया, जितना कम होगा उतना फार्मर के लिए बेनिफिशियल होगा। शॉर्ट पीरियड ये उनको फाइनेंशियली ग्रोथ करवाएगा फार्मर के लिए। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ द फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ द क्रॉप इन द ईयर, और इसकी वजह से क्या होगा कि क्रॉप जल्दी जल्दी हो जाएगा तो फार्मर और ज़्यादा राउंड ले पाएंगे, दूसरे क्रॉप ग्रो कर पाएंगे पूरे ईयर में, सिर्फ एक ही क्रॉप के ऊपर बैठना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन होगी तो क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम आ जाएगी। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूस द लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, और जब यूनिफॉर्म मेच्योरिटी होगी हार्वेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर तो हार्वेस्टिंग के जो लॉसेस होंगे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है ना क्रॉप, तो हम लोग को संभालना भी नहीं पड़ेगा, फटाफट से वो बिक भी जाएगा, रेडी भी हो जाएगा, हार्वेस्टिंग का हो जाएगा, नेक्स्ट वापस से डाल पाएंगे। वाइड अडेप्टेबिलिटी देखते हैं। डेवलपिंग वेराइटी फॉर द वाइड अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शंस अंडर द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। वाइडर एडेबिलिटी मीन्स हम लोग जब डेवलपिंग वेराइटी सीड्स यूज़ करेंगे तो वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। वन वेराइटी कैन देन बी अ ग्रोन अंडर द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन द डिफरेंट एरिया। सो एक ही वेराइटी को हम लोग अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर पाएंगे। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। टॉलनेस एंड द प्रोफ्यूज ब्रांचेस आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फोडर क्रॉप। जब एनिमल के खाने के लिए क्रॉप के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आनी चाहिए, लंबा होना चाहिए, ऐसी लोगों की डिज़ायर होती है। वाफनेस इज डिज़ायर इन द सीरियल, और सीरियल्स के अंदर ऐसे घनापन चाहिए, वो रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स लेस न्यूट्रिशंस आर कंज्यूम बाय दिस क्रॉप। सो ये क्रॉप जो होते हैं ना वो बहुत ही कम न्यूट्रिशंस लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। दस डेवलपिंग वेराइटी ऑफ डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन गिविंग द हाई प्रोडक्टिविटी। सो अगर हम लोग एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर डिजायरेबल क्रॉप यूज़ करेंगे, मीन्स सीड्स हाइब्रिडाइज यूज़ करेंगे, तो हम लोग को जो प्रोडक्टिविटी के अंदर जो भी फीचर्स चाहिए वो मिल जाएंगे। 15.1.2 में देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की किस हिसाब से मैनेज करना है अगर क्रॉप रेडी हो जाए उसके बाद। इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू द वेरी लार्ज फार्म। आप लोग को पता है कि फार्मिंग जो होती है स्मॉल से लेके लार्ज फार्म तक होती है। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव अ मोर और द लेस लैंड, और जो अलग अलग फार्मर्स के पास कोई किसी के पास कम लैंड होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। इट डिपेंड्स ऑन द मनी और जो इन्फॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी उनके पास हो उस हिसाब से। इन शॉर्ट इट इज़ द मनी और द फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ द फार्मर टू टेक अप द डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। देखने जाएंगे तो पैसे ही होते हैं वो फार्मर के लिए डिपेंड करेंगे। अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो फार्मर ज़्यादा रिस्क लेगा, ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो करेगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर फार्मर गरीब हुआ, छोटा हुआ, तो बट ऑफिस वो इतने चांसेस नहीं लेगा। देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड द येल्ड। सो हायर इनपुट और येल्ड के बीच में ना डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा इनपुट होगा, मतलब जितना ज़्यादा येल्ड होगा उतना इनपुट होगा, एंड जो फार्मर होगी उनकी परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। दस द फार्मर परचेसिंग कैपेसिटी फॉर द इनपुट डिसाइड्स द क्रॉपिंग सिस्टम। सो फार्मर कितना परचेस कर रहा है उससे उसकी जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो डिसाइड होगी, प्रोडक्शंस की प्रैक्टिसेस क्या है वो डिसाइड होगी। Therefore, productions practice can be different level. They include no cost productions, low cost productions, high cost productions practice. उनको ये तीन प्रोसेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो नो कॉस्ट प्रोडक्शंस, लो कॉस्ट मीन्स कम खर्चा है और बहुत ज़्यादा खर्चा है, वैसे करके तीन पार्ट में मैनेजमेंट करना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से मैं तीन में से एक डिसाइड करके फिर क्रॉप का प्रोडक्शंस करूँ। उसमें पहला देखेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर द डेवलपमेंट, हम लोग को जैसे डेवलप होने के लिए खाना चाहिए, ग्रोथ एंड वेलबींग के लिए प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिशंस आर सप्लाई टू द प्लांट बाय एयर, वाटर और सॉइल। सो जो न्यूट्रिशंस है प्लांट को या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या सॉइल के थ्रू पहुंचाया जाता है। देयर आर द 16 न्यूट्रिशंस विच आर इसेंशियल फॉर द प्लांट। प्लांट के अंदर 16 न्यूट्रिशन चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उन्हें एयर भी सप्लाई करती है, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और वाटर में से उनको हाइड्रोजन भी मिलता है। एंड सॉइल सप्लाई द अदर 13 न्यूट्रिशंस टू द प्लांट, और जो सॉइल होती है वो बाकी जो 13 न्यूट्रिशंस रहे वो उसे पहुंचाने का काम करती है। अमंग दिस 13 न्यूट्रिशन 6 आर रिक्वायर इन द लार्ज क्वांटिटी। 6 बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब जो 16 हम लोगों ने बात की इसमें से 3 तो उसको हवा में से ही मतलब 16 में से उसको 3 तो हवा में से ही मिल जाते हैं, 13 बचे। 13 में से 6 उसको बहुत ज़्यादा चाहिए। सो इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, एंड द अदर 7 जो होते हैं उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सो बहुत ज़्यादा चाहिए तो मैक्रो, और बहुत कम चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के कुछ नाम बताया हुआ है। एयर चाहिए उसको न्यूट्रिशन में, जस्ट दैट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। वाटर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सॉइल के अंदर मैक्रो न्यूट्रिशंस में है सबसे ज़्यादा चाहिए उनको, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात करें तो वो है आयरन,
मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड द क्लोरीन। ये कुछ यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम बताए हुए हैं। Deficiency of these nutrients affect the physiography and the process in the plant including reproductions। अगर कोई डिजीज हो जाता है प्लांट को तो उसके रिप्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट हो जाती है। ग्रोथ एंड द सस्पेंसिबिलिटी टू द डिजीज। To increase the yield, the soil can be enriched by the supplying this nutrient in the form of manure and fertilizations। So अगर आपको yield बढ़ाना है तो आपको अच्छा खासा manure और fertilizer भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि उसको न्यूट्रिशंस मिलता रहे, क्योंकि न्यूट्रिशंस होगा तो डिजीज़ नहीं होगा तो अच्छा yield होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अ मैन्योर। मैन्योर कंटेन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिशंस टू द सॉइल। मैन्योर जो होंगे वो ऑर्गेनिक होते हैं, मीन्स आपने खुद बनाया होते हैं, फार्मर ने खुद बनाया होते हैं, जिसके अंदर थोड़े न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं सॉइल के। मैन्योर जो होते हैं वो जो एनिमल के एक्सक्रीटा है, प्लांट के वेस्ट है, उन्हें मिक्स करके बनाया जाता है। मैन्योर हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विद द न्यूट्रिशंस एंड ऑर्गेनिक मैटर, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो मैन्योर है वो सॉइल को न्यूट्रिशन से भरपूर बनाने की मदद करते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसमें यूज़ होता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन देन मैन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर्स। और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का बढ़ जाना मैन्योर्स में ये सॉइल स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। दिस इम्प्रूव द इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सैंडी सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है पता है, मैन्योर यूज़ करोगे तो जो सैंडी सॉइल होगी ना उसकी वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लेई सॉइल में लार्ज क्वांटिटी ऑर्गेनिज्म मैटर जो हेल्प करेंगे ड्रेन में, और पानी का भर जाना वो अवॉइड होगा। सो मतलब मैन्योर डालने से इतना सारा फ़ायदे होता है। इन यूजिंग मैन्योर्स वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल विच इज़ एडवांटेजेस इन प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं मैन्योर को बनाने में, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो वो एनवायरनमेंट को डेंजर तो करेगी ही नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग ये एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज़ कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ होगा, ताकि फर्टिलाइज़र का यूज़ भी हम लोग ना करें और मैन्योरिंग जो हमारे पास बची चीज़ है उससे हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी वापस ला दें। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल इज़ ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। जो फार्म के जो कचरे होते हैं उसको भी हम लोग बायोलॉजिकल वेस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल जो मैन्योर में यूज़ होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले जो टाइप ऑफ मैन्योर जो होते हैं वो है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। द प्रोसेस इन विच जो फार्म की जो वेस्ट मटीरियल्स है, मीन्स क्या क्या चीज़ें डालते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा, मतलब जो भी काव एनिमल का जो भी उन्होंने पॉटी किया होता है वो। वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रेफ्यूज, एनिमल का कचरा, डोमेस्टिकल वेस्ट घर का कचरा, सीवेज वेस्ट मतलब पॉटी और आपने जो भी वाटर इवैक्यूएट किया हो बॉडी में से वो, स्ट्रॉ, वीड्स, घास फूस, ये सब चीज़ें एक गड्ढे के अंदर कंपोज की जाती है, डाल दी जाती है। द कंपोज इज रीच इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट। और जो कंपोस्ट है उन्हें ये जो कंपोस्ट जो रेडी होता है ना वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। Compost is also prepared by using earthworm to hasten the process of decomposition of the plant and animal refuse। कंपोस्ट के अंदर कभी कभी अर्थवॉर्म भी डाल दिए जाते हैं क्योंकि ये जो होती है प्रोसेस डिकम्पोजिशन की फास्ट हो जाती है और प्लांट और एनिमल की जो रिफ्यूज़ है, बचा हुआ चीज़ है, उसे गलाने में मदद करते हैं। इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जब हम लोग अर्थवॉर्म को डाल देते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर देखते हैं। प्रायर टू द शोविंग ऑफ द क्रॉप सीड्स सम प्लांट जैसे कि सन, हैम और गॉर आर ग्रोन एंड देन मंच बाय द प्लाविंग दैम इनटू द सॉइल। ग्रीन मैन्योर मतलब क्या हो गया कि जो अलग अलग प्लांट है ग्रीन कलर के, हैम्प है, फिर सन हैम्प है, गौर है, इन्हें बढ़ा दिया जाता है एंड फिर उसको ज़मीन के अंदर कचड़ दिया जाता है एंड फिर थोड़े टाइम तक उसे खुला छोड़ दिया जाता है। दिस ग्रीन प्लांट टर्न इनटू द ग्रीन मैन्योर, और ये ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस है प्लांट के लिए वो देने का यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र आर द कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र होते हैं वो हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं एक्चुअली। सो फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। दे आर यूज्ड टू इंश्योर द गुड वेजिटेशंस ग्रोथ। और ये क्या करते हैं कि प्लांट का ग्रोथ जो होता है, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स का अच्छा खासा हो वो काम करते हैं, प्लांट को हेल्दी रखने का काम करते हैं। फर्टिलाइज़र आर द फैक्टर इन द हायर रियल हाई कॉस्ट फार्मिंग।
और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये हाई कॉस्ट फार्मिंग बोलते हैं, क्योंकि थोड़े महंगे आते हैं। फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाई केयरफुली इन टर्म ऑफ प्रॉपर डोज। आपको फर्टिलाइज़र को प्रॉपर डोज में प्रॉपर टाइम पे और ऑब्जर्व करना है प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन के कुछ उसके ऊपर रिएक्शन तो नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल है समटाइम फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते तो हम लोग पानी डालते ना तो उसके साथ चला ही जाता है, तो कोई यूज़ ही नहीं होता है, प्लांट उसे अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते और एक्सेस जो फर्टिलाइज़र होता है उससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ऑल्सो एज वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर, कंटिन्यूस अगर फर्टिलाइजर का यूज़ करते जाएंगे तो हमारी सॉइल की फर्स्ट फर्टिलिटी होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर उसे रिप्लेनिश करने में कामयाब नहीं होंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो भी मर जाएंगे, उसकी वजह से फर्टाइल जो हम लोग को लैंड चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। सो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अगर हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो फिर वो डेंजरस होता है, एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए अगर मैन्योर यूज़ करते हैं तो सॉइल की ऑप्टिमम यूज़ के लिए उसकी क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हाई करनी है तो आपको लंबे टाइम तक अगर आप सोच रहे हो तो मैन्योर यूज़ करना चाहिए। शॉर्ट पीरियड की गेन के लिए आपको फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हैज़ार्डियस होता है प्लांट के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विद द मिनिमम और द नो यूज़ ऑफ केमिकल एज अ फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आपको फार्मिंग में फर्टिलाइज़र का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, या फिर फर्टिलाइज़र यूज़ ही नहीं करना होता है, जिसमें हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब जो फर्टिलाइज़र है। मैक्सिमम इनपुट ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ करने हैं, जहाँ पे जो फार्म का वेस्ट जो होता है वो बायो एजेंट के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाता है और बायो फर्टिलाइज़र बन जाता है। जैसे कि नीम के लीव्स है, टर्मरिक के लीव्स है, वो हम लोग जैसे कैसे ग्रेन के अंदर स्टोर करने के लिए डालते हैं। जैसे कि जो पेस्टिसाइड्स होती है वो भाग जाती है, तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स सब डालने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन जो हम लोग आगे देख के आए, दिस क्रॉपिंग सिस्टम्स आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट्स, पेस्ट, वेट कंट्रोल, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन देने के साथ साथ भी हम लोग क्रॉप सिस्टम्स करके इंसेक्ट्स, पेस्ट और वेट को दूर रख पाएंगे। 15.1.2 इरिगेशन देखते हैं। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ अ रेन फैड। देखने जाएंगे तो मोस्ट ऑफ दी जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो रेन के, बारिश के पानी से ही ग्रो होती है। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ द क्रॉप इन द मोस्ट एरिया एंड द डिपेंड ऑन द टाइमली मानसून एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। अगर देखने जाएंगे तो इंडिया जैसी कंट्री में जो क्रॉपिंग होती है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड करती है। सो अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ, अच्छा खासा हुआ, तो ग्रो बहुत अच्छा होगा। हैंस अगर पुअर मानसून हुआ तो क्रॉप फेलर होने के चांसेस होंगे। Ensuring that the crop get water at the right stages and during the growing seasons can increase the expecting yield of their crop। अगर उनको राइट टाइम पर जितना पानी चाहिए उतना दे दिया गया तो उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है क्रॉप का। सो मैनी मेजरमेंट आर यूज टू ब्रिंग द मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरीगेशन। सो इरीगेशन का मतलब ये हुआ कि एक आर्टिफिशियल टेक्निक ग्रो करना जिसके अंदर हम लोग पानी पहुँचाने का काम करेंगे पौधे को बिना मानसून के ऊपर डिपेंड रहे हुआ है। मोटू नो देखते हैं। ड्रॉट्स अगर बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ इरेगुलर डिस्टर्बेंस ऑफ रेन का इरेगुलर बरसना और पानी की कमी होना, ये जनरली ड्रॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ड्रॉट पजेस अ थ्रेट टू द रेन फेड फार्मिंग एरिया। जो ड्रॉट है वो जनरली फार्मिंग के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ मानी जाती है। वेयर द फार्मर डू नॉट यूज़ इरीगेशन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शंस डिपेंड ओनली ऑन द रेन। देखने जाएंगे तो फार्मर जो है वो इरीगेशन नहीं यूज़ करते क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए, ये सिर्फ रेन पे डिपेंड करता है। लाइट सॉइल हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो लाइट सॉइल होती है उसके अंदर वाटर नहीं अब्जॉर्ब कर पाते। इन एरिया विद द लाइट सॉइल क्रॉप गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ड्रॉट कंडीशंस। लाइट सॉइल जो होती है वो ड्रॉट जैसी कंडीशन से बहुत ख़राब तरीके से अफेक्ट होती है। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है कि कुछ वैरायटी के जो क्रॉप है विच कैन बी टॉलरेट ड्रॉट कंडीशन, तो उन्होंने ऐसे टाइप ऑफ क्रॉप वैरायटी क्रिएट किए हुए हाइब्रिडाइज करके कि वो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज एंड द हाइडली वेराइड क्लाइमेट। इंडिया जैसी कंट्री के पास आप देखने जाओगे तो वाटर रिसोर्सेज बहुत अलग अलग टाइप के हैं और क्लाइमेट कंडीशन भी अलग है। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू द एग्रीकल्चरल लैंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। सो आजू बाजू पानी की अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है और क्लाइमेटिक कंडीशन किस हिसाब से, उस हिसाब से इरिगेशन की टेक्निक डिसाइड की जाती है। इसके अंदर वेल्स, कैनल्स, रिवर्स, टैंक्स, इरिगेशन के लिए ये सब सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। वेल के बारे में बात करेंगे, देयर आर द टू टाइप ऑफ अ वेल। एक तो होगा डग वेल और दूसरा होता है ट्यूब वेल। डग वेल्स मीन्स जिसको खोद के ऐसे स्ट्राटा बनाया जाता है एंड फिर वहाँ से पानी निकाला जाता है, और ट्यूब वेल्स मीन्स टैप वॉर्म जैसा होता है, डीपर स्ट्राटा होता है, थोड़ा अंदर डीप तक वो गहरा वेल होता है। फ्रॉम दिस वाटर जो होते हैं वो पंप के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं एंड फिर इरीगेशन में यूज़ किए जाते हैं। कैनल के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ यूजुअली इलाबोरेटेड एज एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। इसके अंदर जो सिस्टम होती है कैनल के अंदर, ये पानी रिसीव करता है
किसी रिजर्वियर या फिर किसी रिवर के में मेन कैनल में पानी आता है, फिर उसके ब्रांचेस से डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूटरी इरिगेशन फील्ड के अंदर पहुंचता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम देखेंगे इन एरिया वेयर द कैनल फ्लो इज इनसफिशिएंट और द इरेगुलर ड्यू टू द इनएडिक्वेट रिजर्वियर रिलीज। जो रिवर लिफ्ट सिस्टम के अंदर कैसा होता है कि जहाँ पे कैनल का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं हो, इरेगुलरिटी हो, वहाँ पे ये लिफ्ट सिस्टम यूज़ की जाती है। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर द सप्लीमेंट इरिगेशन इन देन एरिया क्लोज टू द रिवर। सो रिवर के नज़दीक में जो एरिया होता है उसके नज़दीक में क्रॉपिंग की जाती है ताकि ये पानी वो यूज़ कर पाए। टैंक्स देखेंगे, अभी भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फॉर्म है। दिस आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरिया। थोड़ा पानी भर दिया जाता है टैंक के अंदर एंड फिर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उसमें से ही पानी पहुंचाया जाता है प्लांट को। फ्रेश इनिशिएटिव फॉर द इंक्रीजिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द वाटरशेड्स मैनेजमेंट। अगर नए नए इनिशिएटिव लाएंगे, अगर वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर में पानी पहुंचाने के अगर तरीके हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से क्रॉप बहुत अच्छा होगा और हार्वेस्टिंग का मैनेजमेंट अच्छा खासा हो पाएगा। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स विच लीड टू द इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। इससे क्या होगा, जो चेक डैम्स है वो बना देने चाहिए, उससे ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होगा और चेक डैम्स बनने से फ्लडिंग आने जैसी सिचुएशन भी नहीं होगी। द चेक डैम स्टॉप द रेनफॉल फ्रॉम द फ्लोइंग अवे। और जो डैम में पानी भी स्टोर होगा रेन वाटर का, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और फ्लड जैसी सिचुएशंस भी नहीं आएगी। आगे की पढ़ाई हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।